परसेप्शन आपके पास रखो, हम इसके अंदर कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश भावसर जी आपका। अनुराग वर्मा जी, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही सफल राजनेता इस रूप में हैं कि वो चुनाव 2002 में जीते, 2007 में जीते और अब भी जीतने के कगार पे खड़े हैं? दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, कोई इसमें मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन व्यावहारिकता में उनको अपने अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन लाना चाहिए ताकि वो जो एक मुखालफत पैदा हो जाती है उनके लिए, चाहे वो अब केंद्र में नाम नहीं लेना चाहता लेकिन केंद्र में भी, या प्रवीण तोगड़िया जैसे लोगों के दिल में उनके प्रति मुखालफत, इसका क्या इलाज करें नरेंद्र भाई? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को इसका खुद जो है एक चिंतन करने की आवश्यकता है। और वैसे भी अगर आप व्यवहारिकता के उसमें देखें तो एक लगातार जो इतनी सारी जीतें, हो सकता है कुछ जो है वो विरोधी भी पैदा कर देती हों और इस टाइप की चीज़ें हो जाती हों, लेकिन इस चीज़ को एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है कि जैसे नेक्स्ट स्टेप नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है कि वो उन्हें दिल्ली या केंद्र की राजनीति में जाना है, तो केंद्र की राजनीति में इस तरह से इतने सारे विरोधी जो घर में पैदा करके शायद थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो मुझे जो लगता है कि थोड़ा सा घर को भी सेटल करना बहुत ज़रूरी है। अगर केंद्र में, दिल्ली में अगले लोकसभा चुनाव के लिए ये पार्टी के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि घर सुरक्षित रहे, तभी ये अगले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होगा। अब मेरा ये सवाल मयंक जैन से भी है। मयंक, नरेंद्र मोदी एक बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत अच्छी गवर्नेंस, मतलब केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में उनकी सराहना हो रही है आज, तो इसलिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक बहुत ही कुशल शासन करता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जैसे प्रवीण भाई तोगड़िया की मुखालफत, या यही जो मैंने अनुराग वर्मा से सवाल, अब जगदीश भावसर तो जवाब देना चाह ही नहीं रहे थे इस विषय का, लेकिन आपने देखिए, आप तो गुजरात भी देखते हैं और आप गुजरात से भी हैं और दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं, मतलब राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता करते हैं, तो आप क्योंकि दोनों विषय को समझ रहे हैं, दिल्ली में आज जो एकाएक ये नेताओं का ये कहना कि नरेंद्र मोदी बड़े काबिल हैं और बिल्कुल ही राष्ट्रीय नेता बनने के लायक हैं, आप किस नजर से देखते हैं इस परिवर्तन को, इस बदलाव को? नहीं, ये राष्ट्रीय नेताओं के यहाँ पे जो दिल्ली में एनालिस्ट हैं उनकी दिमाग की कमजोरी है, क्योंकि उनको पहले 90s में भी मोदी को देख लीजिए, उसके पहले भी देख लीजिए, नेशनल लेवल के लीडर वो हमेशा से थे। आपने उनको जब देखा था यहाँ पर दिल्ली में 90s में, वो जब यहाँ पर दिल्ली के में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने थे जी, उस वक्त भी आपने देखा था उनकी परफॉर्मेंस, बिल्कुल सबके दांत खट्टे कर दिए थे। जो कांग्रेस लीडर्स थे वो दुम दबा के भागते थे स्टूडियो से, और उसके बाद बीजेपी लगातार जीती। बीजेपी की जो अलायंसेस कराई वो मोदी ने करवाई। तो ये जो मिथ फैलाया जाता है कि जी उनका व्यवहार ठीक नहीं है, उनको, लोगों को याद ही नहीं है कि पहली अलायंस जो थी भारतीय जनता पार्टी की, जो कि हरियाणा में उन्होंने बंसीलाल से की थी, वो मोदी ने करवाई थी। और पंजाब में अलायंस उन्होंने कराई थी, हिमाचल से वो जितवा कर लाए थे। मतलब वो एक स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। नहीं, उनकी मित्रता का स्वभाव, यहाँ की मीडिया के साथ उनके इतने अच्छे रिलेशंस, तो ये तो कुछ नेता और कुछ लोग जो जेलस हो गए हैं उनसे, क्योंकि वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। मैं एक बहुत स्पेसिफिक, बड़ा तीखा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने 2004 में जब वो चुनाव हार गए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि हम चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि नरेंद्र मोदी का 2002 की आंच हमारे ऊपर आ गई 2004 में। आप इसको किस नजर से देखते हैं? नहीं, ये बड़े अजीब, कुछ लोगों ने कहा था, शायद कुछ लोगों ने कहा था बीजेपी में से, लेकिन वो एक बात भूल गए कि मोदी तो जीत गए चुनाव, उसकी वजह से लगातार जीतते रहे, ठीक है, और वो हार गए, मतलब केंद्र वाले लोग। हाँ। तो मतलब जो नरेंद्र मोदी की वजह से वो कहते हैं वो हार गए, वो खुद तो नरेंद्र मोदी जीतते चले आए थे, नरेंद्र मोदी तो कभी नहीं हारे। ठीक बात। तो केंद्र कैसे हार गया उनके फॉर्मूले से? ठीक बात। तो इसका मतलब जो दिल्ली में बैठे लोग हैं उनकी समझ ही नहीं है गुजरात के बारे में, और गुजरात में किस तरह से काम होता है उसकी कोई समझ ही नहीं है। मैं बीजेपी के नेता की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक इंटेलेक्चुअल, अब काफी सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहा हूँ जो नक्सलिज्म को भी नहीं समझते कि नक्सलिज्म क्यों हो रहा है।
वो कई सारे इश्यूज जो बर्निंग इश्यूज हैं देश के, उनको समझते ही नहीं, गहन अध्ययन नहीं किया उन्होंने उन चीजों का। इसलिए हर एक इशू पे वो अपनी एक गलत धारणा बना लेते हैं। ऐसे ही मोदी पर उन्होंने अपनी धारणाएं बना रखी हैं। वो गुजरात में जाकर आम आदमी से पूछे तो उन्हें पता चलेगा कि मोदी क्या है, वो उनकी उसकी कनेक्टिविटी क्यों है हर मजदूर के साथ, हर गांव के किसान के साथ, एक औरत के साथ जो मतलब अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, उसके साथ वो कैसे जाकर बात करते हैं, कैसे उसके घर पर जाकर भिक्षा मांगते हैं कि अपने बच्चे को का हाथ मुझे दे दो, मैं इसका एडमिशन कराना चाहता हूँ। बल्कि जब उन्होंने संकल्प पत्र भी जब जारी किया 3 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि ये मैं 6 करोड़ गुजरातियों के चरणों में समर्पित करता हूं। हाँ, मेरा सवाल अभी भी अनुत्तरित रह गया है। मेरा सवाल यह है कि जो आज केंद्र में एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता नरेंद्र मोदी की तारीफ करने में लगे हैं, गुणगान कर रहे हैं, उनको सेंट्रल लीडरशिप, टॉलेस्ट सेंट्रल लीडर, प्रधानमंत्री का दावेदार, काबिल वगैरह बोल रहे हैं, ये एकाएक ये बाढ़ क्यों आ गई? क्योंकि सबने देख लिया कि पूरे वर्ल्ड ने एक्नॉलेज कर दिया, तो अब वो अगर एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो खुद की पोजीशन खराब हो जाएगी। और क्योंकि सच है, क्योंकि टाइम मैगजीन ने भी एक्नॉलेज किया, द इकोनॉमिस्ट ने एक्नॉलेज किया, लगातार इंडिया टुडे ने कितनी बार सर्वेस किए, कितनी बार उन्होंने अवार्ड दिए गुजरात को, 250 से ज्यादा अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को मिल चुके हैं। तो ये सब चीजें देखने के बाद भी अगर वो अपने आंख पर पर्दा डाल लेंगे या उसकी तरफ नहीं देखेंगे, इलेक्शन का टाइम है, पत्रकार उनसे सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? इतने सारे फैक्ट्स अब आउट इन ओपन है। गुजरात की जो प्रोग्रेस है उसको कोई दबा नहीं सकता। इतनी सारी मीडिया है, इतने सारे टीवी चैनल्स हैं, इतने सारे रेडियो स्टेशन हैं, अखबार है, मीडिया है, वेब है, इंटरनेट है, फेसबुक है, ट्विटर है, इतना सब कुछ है। तो अब वो दबाया नहीं जा सकता। तो इसलिए कोई नेता अगर सोच रहा हो कि साहब ये बात वो किसी और तरह से कहने का, नहीं जी ये तो ऐसे ही है जी, ये तो कुछ नहीं है, तो कोई मानेगा नहीं उसकी बात। तो आपने अभी ये जो चुनाव का दौर चल रहा है, जो कैंपेन चल रहा है, आपने इस कैंपेन को जो देखा तो आपने इसमें क्या मतलब जैसे सेलिएंट फीचर, क्या इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या देखा आज के कैंपेन में? देखिए, इसमें मैंने कई सारे चुनाव कवर किए हैं, चाहे वो 2004 का चुनाव हो या उससे पहले के चुनाव हो। मतलब लगातार 90s से लेकर और अभी तक मैं लगातार बहुत सारे चुनाव मैंने बड़े बारीकी से कवर किए हैं। और मैंने इसमें पाया कि इतना वन साइडेड चुनाव मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब कांग्रेस लगभग मतलब कहीं पर उसका नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है, और जो उसके लीडर्स हैं उनको मालूम नहीं है कि वो क्या करें। शायद इसीलिए उन्होंने ये शीला दीक्षित से मैनिफेस्टो रिलीज करवाया। मतलब वहां पर लोकल लीडरशिप टोटली फेल हो गई। वहां पर जो लीडर्स हैं वो रिजाइन कर रहे हैं, जिला लेवल के लीडर्स रिजाइन कर रहे हैं, स्टेट लेवल के लीडर्स रिजाइन कर रहे हैं। तो वहां पे स्थिति बहुत गंभीर है और पब्लिक मीटिंग्स नहीं ले पा रहे हैं वो लोग। और उसका कारण यह है कि बड़े मन से काम किया गया है गुजरात में। तो एक थोड़ी सी भविष्यवाणी करवाना चाहूंगा आपसे कि 20 दिसंबर को जब नतीजा आ जाएगा गुजरात के चुनाव का, तो उसके बाद आप नरेंद्र मोदी का भविष्य, उनकी दिशा क्या देखते हैं? देखिए, इधर गुजरात में तो जहां तक मैंने तो गुजरात के चुनाव को देखा है बड़ी बारीकी से, तो यहाँ तो मुझे नजर आ रहा है कि बहुत बड़ी विक्ट्री वेट कर रही है उनके लिए। बहुत बड़ी विक्ट्री वेट कर रही है। जो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इस चुनाव के बाद केंद्र में आ जाएंगे और केंद्रीय नेता बन जाएंगे बीजेपी के, और प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। अगर बीजेपी के लीडर्स इतना होने के बाद भी जो उनका विनिंग मैस्कट है उसको नहीं इनवाइट करेंगे दिल्ली में, तो इसमें मोदी का नुकसान नहीं है, उसमें बीजेपी के नेशनल लीडरशिप का नुकसान होगा और बीजेपी की नेशनल पार्टी का नुकसान होगा। अनुराग वर्मा, आप किस नजर से देखते हैं नरेंद्र मोदी के भविष्य को इस चुनाव के नतीजे के बाद? देखिए, अगर इसके पहले अगर एनालाइज करें, एकदम से जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बाढ़ आ गई, जो दिल्ली की लीडरशिप थी वो मोदी जी के फेवर में एकदम आ गई। तो अगर हम पिछले 2 महीने से अगर गुजरात के चुनावों को माइन्यूटली देखें, तो शुरुआत में थोड़ा सा कांग्रेस ने रेजिस्टेंस दिखाया कि नहीं हम तो कुछ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब हम
जैसे जैसे हम जो है टाइम पास होता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, हम एकदम अब क्लियर कट वन साइडेड चुनाव हो चुका है, कांग्रेस एकदम बैकफुट पे है। तो अब सेंट्रल लीडरशिप की भी ये मजबूरी बन गई थी कि मोदी को प्रेज करे कि हाँ, इन्होंने चुनाव के नतीजे आने से पहले ही एक तरह से चुनाव के नतीजे वहां से ऊपर से लेकर नीचे तक दिखा दिए हैं। तो लेकिन भविष्य मतलब नरेंद्र मोदी का मतलब केंद्र में भविष्य, देखिए अगर वैसे तो ये जो है कांग्रेस में बीजेपी में और भी वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी को केंद्र की राजनीति में लाया जाता है तो वो बीजेपी के लिए, खुद के लिए भी बहुत ही, अगले लोकसभा चुनाव में बहुत ही फ्रूटफुल होगा। राजेंद्र, आपका क्या मानना है? देखिए, नरेंद्र मोदी के अलावा मुझे लगता नहीं है कि अगर पीएम प्रोजेक्शन की बात की जाए बीजेपी के पास तो कोई मजबूत चेहरा है, किसी का इतना अच्छा, इतना बड़ा ऑरा है जो पीएम पद के लिए जो है वो अपनी दावेदारी मजबूती से ठोक सके। आप विकल्प बताइए, बीजेपी के पास कौन है? सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता हैं, लेकिन उनका प्रभाव, उनकी पार्टी के अंदर पकड़, उनके देशव्यापक अपील कितनी है हम सब जानते हैं। अरुण जेटली के बारे में हम सब जानते हैं। वो कौन सा चेहरा है जिस पर बीजेपी बैंक कर सकती है, इस पर बीजेपी निर्भर रह सकती है? वो कौन सा चेहरा है जो बीजेपी के पक्ष में वोटों को जो है एकदम आंधी की तरह से ला सकता है? हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अफसोस कि हम और बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। केवल 16 दिन का सस्पेंस बाकी है, और ये सस्पेंस भी नहीं है क्योंकि सबने अपना अपना, मयंक जैन ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया है, अनुराग वर्मा ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया है, राजेंद्र देव ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। तीनों के तीनों पत्रकार ये साफ साफ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी गुजरात में स्वीप कर रही है। तो मतलब, और बाकी चैनल पे सर्वेज वगैरह आपने देख ही लिए हैं, तो एक तरह से वर्डिक्ट तो, फैसला तो साफ ही है। अब 16 दिन के बाद नतीजा जब चुनाव का आ जाएगा गुजरात का, उसके बाद का सस्पेंस ये है कि नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को संभालना और उसके बाद उनका सफल होना या कितने हद तक सफल होना, ये वक्त बताएगा, और उस वक्त का हमें इंतजार है। आप सब लोगों का इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।